क्या क्रिकेट महज एक खेल है या ये वैश्विक शक्ति प्रदर्शन का एक नया अखाड़ा भी बन गया है? आज की इस चर्चा में हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे। हम ये देखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप जैसा एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी और भारत की बढ़ती हुई इंस्टीट्यूशनल पावर को समझने के लिए एक कितनी महत्वपूर्ण केस स्टडी बन जाता है। और हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत रेलिवेंट है। तो इस पूरे एनालिसिस को समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ बेसिक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि हमारी फाउंडेशन मजबूत हो। फिर हम इन सिद्धांतों को क्रिकेट से जुड़े एक ताज़ा विवाद पर लागू करेंगे। और आखिर में हम उस सबसे ज़रूरी सवाल पर आएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी सिचुएशंस में भारत का आइडियल डिप्लोमैटिक स्टैंड क्या होना चाहिए। चलिए सबसे पहली और बुनियादी बात से शुरू करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस अब सिर्फ जंग, संधियों और सरहदों तक सीमित नहीं हैं। आज के ग्लोबल सिनारियो में देशों के बीच के रिश्ते खेल, अर्थव्यवस्था और कल्चर जैसे सॉफ्ट पावर के डोमेन से भी बनते और बिगड़ते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्लोमेसी के मैदान अब कई नए क्षेत्रों तक फैल चुके हैं। अब देखिए, ये जो रिलेशंस हैं इन्हें हम मोटे तौर पर दो कैटेगरीज में देख सकते हैं। एक होते हैं द्विपक्षीय संबंध यानी बायलैटरल रिलेशंस, जहां दो देश सीधे एक दूसरे से डील करते हैं, जैसे इंडिया यूएस रिलेशंस। दूसरे होते हैं बहुपक्षीय संबंध या मल्टीलैटरल रिलेशंस, जहां कई देश एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। यूनाइटेड नेशंस इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और क्रिकेट की दुनिया में आईसीसी भी एक ऐसा ही मल्टीलैटरल फोरम है जो हमारी आज की चर्चा का केंद्र। इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है पावर यानी शक्ति और दूसरा है नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी इन्हीं दो पिलर्स पर टिकी होती है। हर देश ग्लोबल स्टेज पर अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता है ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। शक्ति का जो पहला और सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म है वो है हार्ड पावर। इसमें मिलिट्री फोर्स और इकोनॉमिक सैंक्शंस का इस्तेमाल करके दूसरे देशों को अपनी बात मानने पर मजबूर किया जाता है। ये पूरी तरह कोर्जन यानी बल प्रयोग पर आधारित है। दूसरा और आज के दौर में कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है सॉफ्ट पावर। ये किसी देश की वो कैपेबिलिटी है जिससे वो फोर्स इस्तेमाल करने की जगह अपने कल्चर, वैल्यूज और पॉलिसीज से दूसरे देशों को अट्रैक्ट करता है। भारत का सिनेमा, योग और खास तौर पर क्रिकेट इसी सॉफ्ट पावर के बहुत पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरा, जो हमारी आज की चर्चा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है संस्थागत शक्ति या इंस्टीट्यूशनल पावर। ये किसी देश की वो एबिलिटी है जिससे वो यूएन, डब्ल्यूटीओ या आईसीसी जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के नियमों, प्रक्रियाओं और एजेंडा को अपने पक्ष में इन्फ्लुएंस कर सकता है। आईसीसी जैसे बॉडीज में भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव इसी इंस्टीट्यूशनल पावर का सबूत है। अब हम आते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भूमिका पर। ये संस्थान जैसे कि यूएन या आईसीसी वैसे तो न्यूट्रलिटी का दावा करते हैं, लेकिन असल में ये अक्सर जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के मंच बन जाते हैं। इन्हें समझना डिप्लोमेसी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। थियोरेटिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाता है कॉमन रूल्स बनाने के लिए, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और डिस्प्यूट्स को शांति से सुलझाने के लिए। आईसीसी का भी घोषित उद्देश्य यही है कि क्रिकेट के लिए एक फेयर, रूल बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ये तो हुई आइडियल सिचुएशन। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण एनालिटिकल क्वेश्चन उठता है, क्या ये इंस्टीट्यूशंस वाकई में न्यूट्रल होते हैं? हकीकत ये है कि जिन देशों के पास ज्यादा फंडिंग, वोटिंग पावर और इन्फ्लुएंस होता है, वे अक्सर फैसलों को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से मोड़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूशन की न्यूट्रलिटी उसके स्ट्रक्चर में मौजूद पावर बैलेंस पर ही निर्भर करती है। चलिए अब इन सभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को एक रियल लाइफ केस पर अप्लाई करके देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो स्टैंड ऑफ हुआ, ये केस स्टडी इंस्टीट्यूशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट के टकराव का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो हुआ ये कि इस विवाद की पृष्ठभूमि में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी से जुड़ा आईपीएल विवाद था, जिससे पहले से ही थोड़ी टेंशन थी। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू की मांग रख दी। आईसीसी ने इस मांग को रूल्स के खिलाफ बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। कई वार्निंग्स के बाद भी जब बीसीबी अपनी मांग पर अड़ा रहा, तो फाइनली आईसीसी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए उसे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया।
आइए दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं। बांग्लादेश ने अपनी मांग का कारण बताया प्लेयर सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर को। वहीं आईसीसी ने अपने प्री डिसाइडेड शेड्यूल और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिपोर्ट्स का हवाला दिया। सतह पर तो ये एक लॉजिस्टिकल इशू लगता है, लेकिन इसके कोर में क्या था? बांग्लादेश के लिए ये नेशनल ऑनर का सवाल था, जबकि आईसीसी के लिए ये इंस्टीट्यूशनल रूल्स और भविष्य के लिए एक मिसाल यानी प्रेसिडेंट सेट करने का सवाल था। असली टकराव यहीं पर। इस मामले में इंस्टीट्यूशनल पावर का सबसे बड़ा सबूत मिलता है आईसीसी की मीटिंग में हुई वोटिंग के रिजल्ट में। बांग्लादेश को हटाने का फैसला 14-2 की भारी मेजॉरिटी से लिया गया। ये 2 वोट खुद बांग्लादेश और उसका समर्थन कर रहे पाकिस्तान के थे। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि जब रूल्स और प्रोसीजर की बात आती है तो इंस्टीट्यूशन के अंदर पावर बैलेंस किस तरफ झुका हुआ है। शुरू में नेचुरली पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, जैसा कि पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के इस बयान से साफ है। उन्होंने आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप लगाया। पाकिस्तान का ये स्टैंड रीजनल अलायंसेज और न्यूट्रल वेन्यूज को लेकर उसके अपने पुराने अनुभवों से निकला था। लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि आईसीसी अपने फैसले पर कायम है और इंस्टीट्यूशनल पावर भारत के पक्ष में है, तो पाकिस्तान ने भी स्ट्रेटेजिकली अपने कदम पीछे खींच लिए। तो अब आते हैं इस पूरे मामले में भारत की भूमिका पर। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत का डिप्लोमैटिक पोस्चर कैसे इवॉल्व हो रहा है, एक पार्टिसिपेंट से एक डिसाइसिव पावर की तरफ। क्रिकेट की दुनिया में भारत की पावर के कई सोर्सेज हैं, सबसे बड़ा मार्केट, सबसे ज्यादा रेवेन्यू और बीसीसीआई का ग्लोबल गवर्नेंस पर इन्फ्लुएंस। लेकिन इस मामले में इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि भारत के पास पावर है, बल्कि ये था कि भारत ने उस पावर को यूज कैसे किया। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन या बयानबाजी के बजाय भारत ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस के जरिए अपने हितों को प्रोटेक्ट किया। यह एक मैच्योर पावर की बिहेवियर को दिखाता है, जो इमोशनल रिएक्शन देने के बजाय रूल्स के फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है। अब हम आते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, जो आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट टेक अवे है। ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में भारत का आइडियल डिप्लोमैटिक अप्रोच क्या होना चाहिए? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए एक आइडियल डिप्लोमैटिक फ्रेमवर्क इन 5 पिलर्स पे बेस्ड हो सकता है। पहला, रूल्स को अपहोल्ड करना, नैरेटिव्स को नहीं। मतलब पॉलिटिकल रेटरिक के ऊपर एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स को तरजीह दी जाए। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना, उन्हें बाईपास न करना। भारत को इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करके उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। तीसरा, मैच्योरिटी प्रोजेक्ट करना, इनसिक्योरिटी नहीं। एक बड़ी पावर के तौर पर भारत को रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। चौथा, प्रोसीजर्स को बोलने देना, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचकर इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस को अपना काम करने देना एक मैच्योर डिप्लोमेसी है। और आखिर में पांचवा, हितों का संतुलन बनाना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क की रिस्पेक्ट करना। यही एक बैलेंस्ड और इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी का बेस है। तो इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? की टेकअवेज क्या है? ये केस स्टडी हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की रियलिटी के बारे में कई जरूरी बातें सिखाती है। इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि आज की दुनिया में पॉलिटिकल रिटोरिक की एक लिमिट होती है और आखिर में इंस्टीट्यूशनल रूल्स और पावर बैलेंस ही डिसाइसिव होते हैं। जब कोई देश अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पर हावी होने देता है तो उसे अक्सर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर नुकसान उठाना पड़ता है। और साथ ही ये घटना ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भारत की बढ़ती हुई और डिसाइसिव इंस्टीट्यूशनल पावर को भी साफ तौर पर कंफर्म करती है। और अंत में मैं आप सबको एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे भारत और दूसरी इमर्जिंग पावर्स का कद बढ़ेगा, वे एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की एम्बिशन के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये आने वाले दशकों में ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक सेंट्रल क्वेश्चन होगा जिस पर आपको विचार करना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।